हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025। एज यू नो, जोरों शोरों से प्लस टू एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और कुछ बच्चों का एम होगा कि मैंने फुल मार्क्स लेने हैं, कुछ सिर्फ जो है 60 और 70% ही अचीव करना चाह रहे होंगे और कुछ शरारती बच्चे जो हैं वो सिर्फ पास ही होना चाहेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जीत सैंपल पेपर सीरीज आपको आपका एम अचीव करवाने में, आपको आपके एम में जितवाने में हेल्प करेगा। अब तक हम लोगों ने 5 सैंपल पेपर्स कर लिए हैं जिसमें मैंने आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवर सैंपल पेपर 1 विद 4 मार्क्स क्वेश्चंस। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तू फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो बच्चों, मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो कि हमें पंजाब बोर्ड द्वारा 2024-25 एग्जाम्स के लिए रिकमेंड किया गया है, उन्होंने एक सैंपल पेपर आपको भेजा है और इस सैंपल पेपर में हम ऑलरेडी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप कर चुके हैं। यानी कि अब तक हम लोगों ने 20 मार्क्स और 14 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं, पक्के कर लिए हैं। ओके, तो जो भी बच्चों का जो भी एम है, ये 2 सेक्शंस आपको उस एम को अचीव करवाने में हेल्पफुल है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अवर सेक्शन सी, जिसमें हमें 4 मार्क्स के 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आप देख लीजिए सेक्शन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपको 28 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं भाई, तो सीरियस हो जाओ अब इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अवर सेक्शन सी हैविंग 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो अवर सेक्शन सी, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी, द सीरियल नंबर इज 10th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन यहां आएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज cos इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, तो इसके लिए मैं आपको देखिए so this is our section C and question 10th है, लेकिन हमारा ये सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट है हमारे पास, यू हैव टू प्रूव cos इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 and you have to prove this equal to sin inverse of 56/65। ओके, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। पहले इस एक टर्म को हम लोग उठा लेते हैं एंड वी आर कंसीडरिंग दिस टर्म cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? cos थीटा विल बी इक्वल टू 12/3। चलिए cos थीटा को फिर हम लोग यहां राइट एंगल ट्रायंगल में बनाते हैं। दिस इज आवर थीटा एंड cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज आवर 12/13। तो ये परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेते हैं, ए बी सी, ये ए बी हमें निकालना है। तो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने निकालना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू 25। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। 25 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज प्लस माइनस 5। बट यहां अब आपको खुद कॉमन सेंस है कि यहां हम प्लस साइन लेंगे बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ अ साइड। तो यहां हमारे पास 5 जो है इसकी लेंथ आ गई, 5 यूनिट्स, चाहे वो सेंटीमीटर है चाहे मीटर है। ओके,
तो ये हमारे पास आ गया द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल। बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, कॉस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहां से अब साइन निकाल लेते हैं। तो यहां से साइन थीटा, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 5/13 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू देखिए, एक तो मैंने यहां माना हुआ है, एक तो कंसीडर किया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एक थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो एक और दो को हम लोग इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2। cos इनवर्स ऑफ 12/13 दिस इज इक्वल टू, दोनों थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं चलते हैं जो हमें गिवन था। गिवन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, नेक्स्ट साइड में करते हैं इसको। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/13, आप स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, और cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस ये एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5। हमने क्या यूज किया? cos इनवर्स ऑफ 12/13 हमने इसकी वैल्यू इसके बराबर निकाली है। ये देखिए, यहां जो हम लोगों ने ये प्रूफ किया है, cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13, इसको मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। राइट, तो ये दो चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब हम लोग ये यूज करते हैं फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x multiplied with 1 minus y square plus y multiplied with 1 minus x square। ये फॉर्मूला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में से मैंने यूज किया है। अब यहां ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y, तो इनकी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ y। तो यहां टोटल में क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x कितना है? 5/13 और y कितना है? 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 9/25। राइट, प्लस y है 3/5, x कितना है? 5/13, तो ये हो गया 25 ओवर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। राइट, चलिए अब अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 5/13 एज इट इज मल्टीप्लाइड विद 25 में से 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट होएगा 4 और नीचे है 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ये मैंने इतनी चीज को सॉल्व करके ये निकाल लिया, स्टेप काट लिया है, वो आप फटाफट से देखिएगा। नहीं आता तो यू विल बी इन इंटरेक्शन मोड विद मी। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तक इस क्वेश्चन आगे चलने से पहले, अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं आपको मैथमेटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस दे रहा हूं, कंप्लीट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, वो आपको एग्जाम्स में टॉप करने में या जो आपका एम है उसको अचीव करने में हेल्पफुल होंगे। तो जल्दी से सोच क्या रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि आप उनका भी भला कर पाए। चलते हैं फिर आगे। तो यहां 3/5 है और यहां 169 माइनस 25 दैट इज 144। 144 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 12 और 169 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 13। एलसीएम लेने के बाद मैंने सॉल्व किया है। यहां आ गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, ये कट गया इससे, यहां बचा 4/13 प्लस, और यहां कटने का कुछ है नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा, तो यह आ गया 36 प्लस 5 into 13। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
ओके, तो यहां है साइन इनवर्स ऑफ, यहां आप इसका 5 ऐसे करते हैं क्योंकि यहां 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं फिर, है ना। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को इधर भी मल्टीप्लाई काटेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। 20 प्लस 36 कितना हो गया 56, और नीचे कितना आ गया 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 आ जाएगा। सो दिस इज द राइट हैंड साइड विच आस्किंग यू टू प्रूव। ये लीजिए, तो ये था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 56/65 जो मैंने आपको कंप्लीट जो है प्रूफ करके बताया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन सी। cos इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का कर लो आप। इसी के साथ के क्वेश्चंस जो हैं आपको आने वाले हैं। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर, दैट इज फ्रॉम योर मैट्रिक्स चैप्टर। 2 लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास मैट्रिक्स में, उनको सॉल्व करके आपको x और y मैट्रिक्स निकालनी है। तो यहां बड़ा ध्यान से देखिए, यहां x और y में लीनियर मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारे पास जो गिवन है मैट्रिक्स इक्वेशन में 2x plus 3y, this is our 11th question in section C. 2x plus 3y is equal to 5 minus 6 0 and 4, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है। सेकेंड मैट्रिक्स इक्वेशन की भी हम लोग इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। जो स्टेटमेंट है हमारे पास 3x plus 2y, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, आपके पास मॉडल सैंपल पेपर है ना, तो उसके साथ में आपने इक्वेशंस जो हैं, जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो आप सामने रखिए ताकि समझ में आता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास है, चेक कर लेते हैं एक बार। जो मैंने लिखा दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द गिवन क्वेश्चन, 2x plus 5 5 minus 6 0 4, राइट, और दूसरा है 3 minus 3 7 1, and you have to solve these 2 equations to find the values of x and y। बिल्कुल इजी है। देखिए यहां आप 10th जो आपकी जूनियर क्लास है वहां से देख सकते हैं कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड साइड में जो है वो तो एक मैट्रिक्स है ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं कि जूनियर क्लासेस में आपने क्या किया था। आप लोगों ने क्या किया था कि यहां तो यहां x वाला कोएफिशिएंट बराबर कर लीजिए, यहां ये y वाला कोएफिशिएंट बराबर कर लो, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मैं करता हूं, देखिए मैं x वाला कोएफिशिएंट जो है ना वो बराबर कर लेता हूं, x वाला कोएफिशिएंट के y वाला करना है, चलो x वाला करते हैं। तो यहां इसको मैं इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड इक्वेशन जो गिवन है उसको मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 6x, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 6x, बराबर आ गया ना। तो x का कोएफिशिएंट बराबर आ गया, तो बीच में माइनस कर देते हैं फिर, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या बना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया 6x plus 9y, राइट। और इसको भी हम लोगों ने फिर अब 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 minus 18 0 और प्लस 12। अब आ जाओ, सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो रिजल्ट आया उसमें से माइनस करना है। तो चलो फटाफट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां हो गया 6x, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, और मैट्रिक्स इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 minus 6 14 और 2। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां इसको इसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पहले देखिए ये प्लस 6x है, और नया साइन क्या आ गया माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। 9y में से 4y माइनस करेंगे तो आ गया 5y। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, तो 15 minus 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आ गया 9 minus 18 plus 6 minus 12,
ठीक है, 0 माइनस 14 माइनस 14 और 12 माइनस 2 इज प्लस 10। चलिए अब हर एक एलिमेंट को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 9/5 माइनस 12/5 माइनस 14/5 और यहां आ गया है आपके पास 2। मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स इज 9/5 माइनस 12/5 माइनस 14/5 एंड 2। अब ये जो y का एक आंसर हमारा, क्योंकि वो x और y की वैल्यू पूछ रहा है, अब y का किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे नंबर 1 में चाहे नंबर 2 में। तो यहां हम लोग नंबर 1 में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स इन इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको लोगों को सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं इसको। तो यहां 2x प्लस 3y है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां आएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27/5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 36/5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42/5 और इसको कर रहे हैं तो 6 आ गया। और इसकी राइट हैंड साइड, ये मैंने किसकी वैल्यू पुट करी है 3y की, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 5 माइनस 6 0 एंड 4। अब क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, जब हम लोगों ने यहां 3y की वैल्यू पुट कर दी है, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। तो 5 माइनस 6 0 4 और ये मैट्रिक्स हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी 27/5 माइनस 36/5 माइनस 42/5 एंड 6। अब इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए और फिर जो रिजल्ट आता है उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो x मैट्रिक्स जो फाइनलाइज हमारे पास आएगी दैट इज -1/5। 5 में से इसको माइनस करेंगे 25 तो माइनस 2/5 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/5 आ गया, राइट। और फिर आ जाएगा यहां 3/5, ठीक है, 21/5 और यहां आएगा 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -1। तो ये आया हमारे पास x मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का वो रिजल्ट पूछ रहा था इन योर 11th क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन सी। चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 12th क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन करते हैं अवर सेक्शन सी में। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किसका करना है हम लोगों ने, x पावर log x प्लस log x पावर x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन ये है हमारे पास नंबर 1। चलिए नंबर 1 हम इसको मानते हैं, यहां हो गया नंबर 2 और यहां नंबर 3। तो नंबर 2 को हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए लॉगरिथम ले लेते हैं, है ना, क्योंकि पावर में है लॉगरिथम है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां लॉगरिथम के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो log ऑफ u इज इक्वल टू, यहां इसका log लेंगे तो ये log आगे आ जाएगा, तो log ऑफ x इंटू log ऑफ x। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया यहां, log ऑफ m पावर n, दिस इज इक्वल टू n log ऑफ m। ये जो पावर है ये यहां आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां कितना आया हमारे पास, log ऑफ x होल स्क्वायर, इधर आया log ऑफ u। चलिए अब डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। log u का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/u और u का डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dx। log ऑफ x का होल स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 log ऑफ x और log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x। u को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये आएगा du by dx। u को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो ये हो जाएगी 2 log of x multiplied with this x power log of x
एंड डिवाइडेड बाय दिस x, राइट। अब यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर log x है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारे पास du बाय dx आ जाएगा 2 log ऑफ x मल्टीप्लाइड विद x की पावर आएगी log ऑफ x माइनस 1। इसको निकाल के रख लिया हम लोगों ने। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब v आते हैं, थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने कंसीडर करी है, दैट इज इक्वल टू v। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स ऑफ आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये बनेगा log ऑफ v, दिस इज इक्वल टू x log ऑफ log x। तो ये बन गया हमारे पास अब फंक्शन। फार्मूला कौन सा लगाया? फार्मूला यही है सेम जो हमने उस तरफ लगाया था। चलिए अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां बनेगा 1 ओवर v dv बाय dx। अपना डिफरेंशिएट करेंगे uv फार्मूले से, है ना। पार्ट्स पहले इसको रख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, तो log ऑफ log x ये होएगा 1 ओवर log ऑफ x, है ना। log x का डेरिवेटिव, अब x की जगह log x है तो log x नीचे आ जाएगा। अब log x का करेंगे तो कितना आएगा 1 ओवर x, ठीक है ना। और अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे log ऑफ log x को, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हम v फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 1, जो हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं इसको। तो v जो है इस सारे फंक्शन के साथ में x को आप यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस x विल गेट कैंसल्ड, you will get 1 over log of x plus log of log x, ठीक है ना। और एक ये v जो है वो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, ये x तो इस x से कैंसल हो गया, ठीक है। और v इधर मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगी log of x पावर x। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। इसको पुट करते हैं हम लोग अवर इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, वहां मैंने u और v माना हुआ है, तो आप dy बाय dx ऐसे आएगा, यहां लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू क्या है हमारे पास u प्लस v, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज du बाय dx प्लस dv बाय dx। यूजिंग आवर इक्वेशन नंबर 4th and equation number 5th, we will put here the value of du by dx plus dv by dx। तो अपने पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा dy by dx is equal to, सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 log of x into x पावर log of x minus 1 प्लस ये सारी वैल्यू जो है dv by dx की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो वो बनेगी हमारे पास log of x power x inside the bracket you have this expression 1 over log x plus log of log x, right। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट dy by dx। दिस इज अवर 12th क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं अभी हम लोग 13th क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां अब फिर आपके पास इंटरनल चॉइस है। अभी मैंने आपको इंटरनल चॉइस में फर्स्ट पार्ट करवाया है 12th क्वेश्चन का, चलिए सेकंड पार्ट भी फटाफट से कर लेते हैं। यहां आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है x और y की, और आपको dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग यहां लगाते हैं, तो dy बाय dx कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा। दिस इज आवर फार्मूला। इसका मतलब क्या बना कि आपको dy बाय d थीटा निकालना है और dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा तो फटाफट से आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 5 cos ऑफ थीटा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। dx बाय d थीटा निकाल लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो करते हैं फटाफट से। 3 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा इज माइनस sin थीटा, log टेंजेंट थीटा का आ जाएगा डेरिवेटिव 1 ओवर tan थीटा बाय 2। अब tan थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन होएगा secant स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज हाफ।
तो ये बना, ठीक है। यहां हमारे पास आया 3 एज इट इज, माइनस साइन थीटा एज इट इज, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसको भी हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, और यहां आएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये 1/2 एज इट इज। ये कॉस थीटा एक कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो कितना बचा फिर, माइनस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद है आपको, 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डबल हो जाएगा इस एंगल का, माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर थीटा बाय 2 है ना, तो इसको डबल करेंगे तो साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहां 1 है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos square theta and this is as it is sin theta। तो ये आ गया हमारे पास dx by d theta। चलिए अब इस फॉर्मूले में हम लोग इन दो वैल्यूज को, एक वैल्यू है हमारे पास नंबर 2 और एक वैल्यू है हमारे पास नंबर 1, ठीक है। चाहे उसको नंबर 1 जो है एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूजिंग 1 and 2 dy by dx, ठीक है। ये क्या बनने वाली है, सबसे पहले वैल्यू भरो आप इसकी, dy बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड dy बाय डी हम लोगों ने पहले वैल्यू पुट करनी है dy बाय डी थीटा। ओके, यहां थोड़ा करेक्शन करते हैं। तो dy बाय dx क्या आएगा हमारे पास, dy बाय डी थीटा, तो इसको पहले पुट करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में cos थीटा, और नीचे क्या पुट करेंगे dx बाय डी थीटा। तो नीचे मींस ये चीज यहां, तो ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो वो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया sin थीटा, ठीक है। अब कैंसिल करिए, cos थीटा एक cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 sin थीटा ओवर cos थीटा इज टेंजेंट थीटा। सो दिस इज योर dy बाय dx in terms of theta, having given functions x and y in terms of theta। तो आंसर भी थीटा की टर्म्स में हमारे पास आया। 13th क्वेश्चन करते हैं फिर फटाफट से। यहां अब आपके पास इंटीग्रेशन में इंटरनल चॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 13th क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है 0 to 4 x - 2 प्लस x मॉडुलस, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकालना है। तो यहां हम लोगों को इसे अलग अलग इंटीग्रेंट्स में तोड़ लेते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास इंटीग्रेट बन जाएगा x - 2 मॉडुलस इंटीग्रेशन प्लस 0 to 4 x मॉडुलस dx। यहां अब इसको भी हम दो लिमिट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्योंकि यहां x और 2 का रिलेशन है इस इंटीग्रेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो मैंने 0 to 2 इस इंटीग्रेंट्स को, यहां लिमिट्स को मैंने अलग तोड़ दिया, डिवाइड किया, और एक मैं लिमिट बनाता हूं 2 to 4, ठीक है। यहां हमारे पास प्रॉपर्टी मैंने बना ली है a to c is from a to b and b to c, राइट। तो 0 to 2 प्लस 2 to 4 विल बिकम 0 to 4, ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। और यहां ये बन जाएगा हमारे पास 0 to 4 x मॉडुलस dx। चलिए अब यहां चलते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि x मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि x - 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू x एंड माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इफ x इज लेस देन 0। तो यहां देखना है कि ये जो x - 2 फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। यहां हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां x - 2 फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, लेस देन 0, राइट। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो अगर अंदर नेगेटिव है तो वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ। तो ये कितना बन जाएगा, फ्रॉम 0 to 2
this x minus 2 modulus will becomes minus of x minus 2 into dx plus सेकंड में देखते हैं अब इस वाले में 2 to 4 में 2 is less than or equal to x is less than or equal to 4 तो x minus 2 क्या बनेगा यहां तो यहां x minus 2 बन जाएगा 0 is less than x minus 2 that means x minus 2 is greater than or equal to 0 अब ये फंक्शन जो है यहां फ्रॉम लिमिट्स 2 to 4 x minus 2 is पॉजिटिव तो पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा फिर 2 to 4 x minus 2 here we have positive sign plus dx plus अब इस पे चलते हैं 0 to 4 में x क्या रहेगा 0 to 4 में x जो है that will be greater than 0 है ना x minus 0 is greater than 0 यानी कि x is greater than 0 तो 0 से बड़ा है पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है तो बाय डेफिनेशन x मॉडुलस इज इक्वल टू x तो 0 to 4 दिस इज प्लस x dx चलिए अब मैंने मॉडुलस के ऊपर नेसेसरी फॉर्मूला यूज करने के बाद मॉडुलस फंक्शन को सिंपल हम लोगों ने ब्रैकेट्स में मॉडुलस यहां खत्म हो गया अब इनकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट करने के बाद अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में फर्स्ट यहां इंटीग्रेशन है ये हमारे पास बनेगा अब इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x ये वाला फंक्शन और लिमिट है इसकी 0 to 2 दूसरे वाले में हमारे पास बन रहा है प्लस 2 to 4 बनेगा और इधर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x और ये है 2 to 4 और ये बनने वाला है एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 4 चलिए अब वैल्यूज आपको पुट करनी है पुट करने के बाद यू विल गेट योर कंप्लीट आंसर एज 12 कैसे करना है हम लोगों को पहले हम लोग 2 पुट कर देंगे फिर पीछे 0 पुट कर देंगे यहाँ 4 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे और फिर यहाँ 4 पुट करेंगे दैट विल बी योर 2 प्लस 2 यहाँ से 2 आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है और ये होएगा 16 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 8 और टोटल आंसर आएगा 12 तो इस इंटीग्रेशन का आंसर जो बना दैट इज 12 ओके चलिए अब चलते हैं इसका और पार्ट भी हमारे पास है तो 13th क्वेश्चन का और पार्ट देख लेते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है तो यहां भी आपको 13th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है एंड न्यूरॉन के इसमें भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करते हैं लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t तो यहां क्या बनेगा फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी e पावर t dx की वैल्यू आ जाएगी e पावर t इंटू dt ये सब वैल्यूज यहां पुट करते हैं तो x वेरिएबल से हमने इसको चेंज कर लिया है t वेरिएबल में log ऑफ t प्लस यहां आ गया हमारे पास 1 ओवर t स्क्वायर ठीक है और यहां dx की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हम लोग e पावर t इंटू dt ठीक है चलिए अब इनको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएंगे log ऑफ t इंटू e पावर t ये एक इंटीग्रेशन हो गया और इसको अलग अलग ले लेते हैं हम लोग यहां आ जाएगा हमारे पास e पावर t इंटू 1 ओवर t स्क्वायर इंटू dt तो ये दो इंटीग्रेशन मेरे पास बन गए हैं अब इन दोनों इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे ठीक है तो यहां से चलते हैं फिर इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू dt ये वाला पार्ट भी एज इट इज e पावर t ठीक है 1 ओवर t स्क्वायर इनटू dt अब ये पार्ट तो सॉल्व हो गया इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं ठीक है हमारे पास क्या आया फिर log ऑफ t एज इट इज इंटू e पावर t अब इसको करते हैं हम लोग राइट तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और 1 ओवर t को हम लोग
1/t है। ओके, तो ये et एज इट इज सेकंड फंक्शन और 1/t को जो है आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन करिए। तो यहां विद अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मैं एज इट इज रखता हूं। कौन सा? ये वाला नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, et का इंटीग्रेशन एज इट इज, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/t का डेरिवेटिव होएगा -1/t² और et का इंटीग्रेशन होएगा et इंटू dt। ये हो गया इस वाले इंटीग्रेशन का, हम लोगों ने यहां इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट्स। और ये थर्ड स्टेप जो था वो एज इट इज रखते हैं फिर, e⁻t इंटू 1/t² इंटू dt। चलिए अब फिर सॉल्व करते हैं इसको, e⁻t इंटू लॉग ऑफ t एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज। अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो कितना बनेगा? -e⁻t डिवाइडेड बाय t। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, एक माइनस और है, कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ ये माइनस प्लस, एक माइनस और, तो वो ये आ गया। और यहां आ गया e⁻t इंटू 1/t² इंटू dt। और ये फोर्थ स्टेप में यहां हमारे पास प्लस बचा हुआ है, e⁻t इंटू 1/t² इंटू dt। देखिए यहां थर्ड और फोर्थ स्टेप में ये इंटीग्रेशन सेम है, इनको काट दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो आंसर आया, e⁻t इंटू लॉग ऑफ t माइनस e⁻t/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 13 पार्ट में जो 4 पार्ट है इंटरनल चॉइस है वो भी इंटीग्रेशन में ही है। तो आपस में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के सेम में आपको इंटरनल चॉइस है सेम चैप्टर में, तो यहां आपका आंसर ये बनता है। चलिए अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। तो 14th क्वेश्चन, तो बच्चों यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना है हम लोगों को 14th क्वेश्चन में। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2y tangent of x is equal to sin x and the value of y is 0 when x is π/3, यानी कि x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू 0 रहेगी। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू पुट करिए और उसको पुट करो दोबारा से c की जगह पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और फिर आपको जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। यहां ये है क्या? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पास ये बनता है dy by dx, जो आपके पास स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, dy is equal to q where p and q these are functions of x only। तो यहां ये x के फंक्शन है। तो इस तरफ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो here the value of p is 2 tangent of x and the value of q is sin of x, है ना। तो ये ओनली x के फंक्शन है। तो यहां अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e⁻p into dx that means e⁻2 tangent of x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, 2 tangent of x का इंटीग्रेशन हमारे पास पड़ेगा log of secant x, राइट, 2 log of secant x। ये दो एज इट इज, टेंजेंट x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, log of secant x sin over cos। cos का होता है माइनस log cos आ जाएगा ना, माइनस log cos, तो माइनस का फिर secant हो जाएगा, फिर log of secant x। डायरेक्ट फॉर्मूला है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन। चलिए अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास secant square x, ठीक है, log और e विल गेट कैंसल्ड, तो यहां बनेगा secant square x। ये फार्मूला कौन सा लगाया मैंने? यहां लगा m log of n, दिस इज इक्वल टू log of n पावर m। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y एज इट इज, यहां हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है secant square x, और ये है q
क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। क्यू की वैल्यू है साइन एक्स, तो यहां क्यू की वैल्यू है साइन एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इज 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर कॉस से हमें बनेगा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और एक कॉस एक्स एज इट इज रखा मैंने। तो ये इंटीग्रेशन क्या बना फिर अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर हमें बन जाएगा ये 1 ओवर कॉस का हो जाएगा सीकेंट एक्स और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का हो जाएगा टेंजेंट एक्स dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बनता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन बनेगा ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज डायरेक्ट सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब इसका दोनों तरफ जो है हम लोग सीकेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास y, यहां सीकेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो सीकेंट एक कैंसिल हो जाएगा और एक सीकेंट डिनोमिनेटर में आएगा, उसका हो जाएगा cos और इधर बन जाएगा c cos स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, दोनों तरफ सीकेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे पास c आया ना, इसको अब हम लोग रख लेते हैं। अब चलते हैं जो हमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है। पर्टिकुलर वैल्यू में क्या गिवन है कि y की वैल्यू 0 है कब, जब x की वैल्यू π/3 है। ठीक है, इसका अलग से हम लोग यहां थोड़ी जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर ही हम इसको कर देते हैं ताकि हमें अलग से स्क्रीन चेंज ना करनी पड़े। यहां बनाते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/3, तो पुट कर देते हैं y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3 cos 60 इज हाफ प्लस c और यहां हाफ का स्क्वायर कर रहे हैं, cos 60 है ना π/3 उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 इंटू c। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ c विल बी -2। चलिए ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, इस c की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे तो आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू cos ऑफ x, वैल्यू ऑफ c हम लोगों ने निकाली है -2, ये बना -2 cos स्क्वायर x। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, now let's move towards question number 15. Solve the following linear programming problem graphically। और इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है जिसको हमने ये देखना है कि वो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है और मिनिमम कौन से पॉइंट पे है, वो इन कंस्ट्रेंट्स से सब्जेक्टेड है। ये कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, इन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स जिनमें फिजिबल रीजन बनता होगा और वो फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। सो आई ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन टू सेव आवर टाइम। सी लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z is equal to 4x plus 3y and we are naming it as equation number 1 and constraints are given to you as x plus y less than 10, 5x plus 2y greater than equal to 10, 3y greater than equal to x और एक्स वाई की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये सारा फिगर जो बनेगा दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं हम लोग। ये देखो, ये तो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी को हम लोग पहले इक्वेशन बना लेते हैं और वहां से हम लोग, जैसे हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में लाइन ड्रॉ करते थे उस तरह से हम लोग इसका पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं। जब x 0 है तो y की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी और जब y 0 है तो x की वैल्यू 10 होगी। इस इक्वेशन से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन बनाएंगे। 5x plus 2y इज इक्वल टू 10। अब x यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2y इज इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 5 और x 2 है तो 10 और y 0 है
तो x2 होएगा, या x2 है तो y0 होगा, राइट। अब थर्ड लाइन को ड्रा करते हैं, 3y इक्वल टू x, तो जब दोनों x 0 है तो y भी 0 है, x की वैल्यू 3 है तो 3 3 से कट जाएगा, y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब इन तीन लाइंस को हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं अपने x और y एक्सिस सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रा किया x 0 और y 10। 0 और 10 का मतलब है हम लोगों ने 0 10 पॉइंट देखा, x कहां 0 है यहां, और 10 कितना है y के अलोंग 10 डिस्टेंस, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 10, राइट। फिर हम लोगों ने 10 0 ड्रॉ किया, तो 10 0 हमारे पास ये पॉइंट है, यानी कि x की तरफ 10 डिस्टेंस और y जो है यहां x एक्सिस पे 0 होएगा, तो a पॉइंट 10 0 हो गया। अब इस लाइन को हमने दो पॉइंट्स को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, मिला दिया, ठीक है। वी आर ज्वाइनिंग द a एंड c पॉइंट, वहां से हमारे पास ये लाइन बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। चलिए अब सेकंड लाइन को ड्रा करते हैं, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इनइक्वालिटी नंबर थर्ड है, उसको मैंने लाइन बना के ड्रॉ करना है। तो यहां जो पॉइंट आ रहा है 0 5 और 2 0, तो 0 5 मेरे पास पॉइंट है ये रहा 0 5, जहां x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये पॉइंट बनेगा मेरे पास, ठीक है। दिस इज अवर 0 5 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कौन सा है 2 0, तो वो है 2 0। अब इस लाइन को मिला देते हैं हम लोग, इनका मैंने नाम रखा है D और E, ठीक। अब थर्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं। थर्ड लाइन कहां से ड्रॉ हो रही है, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, और दूसरा पॉइंट कहां है, इसको हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास 3 1, तो ये 3 है और यहां 1 है, तो इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हुए ये फर्स्ट लाइन को x प्लस वाई इक्वल टू 10 को, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 से जो लाइन है हमारे पास, उसको ये f पॉइंट पे कट कर रही है, ओके। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी लाइंस आपस में कट करती हैं। एक तो लाइन ये जो फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से, इनइक्वालिटी से 2 से जो लाइन बनी है हमारे पास, एक वो और एक फोर्थ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक कर रही है थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन जो इक्वेशन में बात कर रहा हूं उसकी, तो थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन और सेकंड और फोर्थ का इंटरसेक्शन हम लोगों ने यहां निकाला। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड लाइन इज दिस x प्लस वाई इक्वल टू 10 और फोर्थ इज 3y इक्वल टू x। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 3y जो है मैंने यहां पुट कर दिया, 3y प्लस y इज इक्वल टू 10, तो यहां कितना आएगा 4y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 आएगा, 5/2 का मतलब है 2.5। और इधर देखते हैं 3y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 3y है, तो y की वैल्यू कितनी आई 2.5, तो x की कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ गया। ये है f पॉइंट, क्या वैल्यू है 7.5 और 2.5। ये कौन सा है, जब हमें सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन आपस में, ये देखिए ये सेकंड लाइन सेकंड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है, ये जहां के यहां जाके कट करती है, ठीक है। तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 7.5 और 2.5। अब चलते हैं हम लोग, हमारे साथ में और क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है थर्ड लाइन और ये है फोर्थ लाइन। चलिए अब इस लाइन को और इस लाइन को आपस में हम लोग कॉमन पॉइंट्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आर, थर्ड लाइन इज 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू x, तो x की जगह पर आप यहां 3y पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 और 2 17y इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/7, और ये y की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 30/17। तो ये पॉइंट कौन सा है, उसको मैंने नाम दिया है दैट इज अवर G पॉइंट। कौन कौन सी लाइन कट कर रही है आपस में, थर्ड और फोर्थ, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन G पॉइंट पे कट करती है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या निकाले हैं, कोऑर्डिनेट्स आर 30/17 और 10/17, राइट। तो अब मेरे पास जो ये तीन लाइनें आई हैं, इनका फिजिबल रीजन देख लेते हैं। फिर फिजिबल रीजन क्या है, ये वाला फिजिबल रीजन है, यहां से इतना, ये वाला जो तीनों लाइंस का कॉमन पोर्शन है, दैट इज द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये वाला फिजिबल रीजन बनता है आपके पास,
ये जो मैंने शेड किया है, सो शेडेड पोर्शन इज द फिजिबल रीजन। अब ये ऐसे कर सकते हैं सी डी जी एफ इन पॉइंट से मिलके जो रीजन बना है दैट इज आवर फिजिबल रीजन, राइट। तो यहां चलते हैं, फिर ये रहा अपने पास द फिजिबल रीजन इज सी डी जी एफ, इनसे मिलके जो हमारे पास पोर्शन बना वो है हमारे पास फिजिबल रीजन, राइट। तो फिजिबल रीजन पर जो पॉइंट्स आए अब उनके ऊपर हम लोग z की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू, z हमारे पास है क्या 4x प्लस 3y, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 4x प्लस 3y। चलिए अब इसके अंदर जो है हम लोग ये पॉइंट्स की वैल्यू भरेंगे, ठीक है। सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज हियर। सबसे पहले z जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके अंदर पहले f पॉइंट पुट करते हैं। f पॉइंट क्या है हमारा 7.5 और 2.5। आप पिछले जो पेज है उसके ऊपर आप फिजिबल रीजन के ऊपर जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, पॉइंट्स के नाम रखे हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो 7.5 और 2.5 इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग, x की जगह 7.5 और y की जगह 2.5। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 37.5। फिर c पॉइंट पे निकाल लेते हैं। c पॉइंट क्या है हमारा 0 10, तो उसके ऊपर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू जो है वो 10 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा 30। फिर d पर निकाल लेते हैं। d इज अवर योर 0.5, तो 0.5 पे पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर g पे निकालते हैं 30/17 और 10/17, तो ये आएगा 4 इंटू x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 30/7 और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 10/7। सॉल्व करने के बाद 150/17। अब 17 का जो है आप टेबल नोट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है और मिनिमम वैल्यू जो ये आ रही है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 37/5, ठीक है 37.5, और ये किस पे है एट f पॉइंट 7.5 और 2.5। और मिनिमम वैल्यू कितनी है 150/17, और वो किस पॉइंट पे है 30/17 और 10/17। तो फिगर में ये कहां है। सो अवर f ये है और g जो है यहां, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मिनिमम है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट कर लो और मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहो बच्चों। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर पॉइंट जहां आप अटक गए हैं, और मेरे को वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। भेजने के बाद मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा एंड यू विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर 16th क्वेश्चन। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए यहां, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/3 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली। दो यहां स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंडिपेंडेंटली कितनी है 1/3 और 1/2 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखिए फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं हम लोग यहां। आई हैड ऑलरेडी सॉल्व दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 1/2। ये दोनों इंडिपेंडेंटली गिवन है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका क्या मतलब होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रॉब्लम सॉल्व कोई भी ना कर पाए, नो वन विल सॉल्व इट, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही ना। अगर उसको एक यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें, प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, तो वो क्या आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का कॉमन, यानी कि दोनों ही सॉल्व ना कर पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये इंटरसेक्शन है उन दोनों का, यानी कि दोनों ही सॉल्व नहीं कर रहे और दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही है। तो यहां क्या मतलब होगा, अब क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उनके जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, यानी कि ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व नहीं करेगा, तो वो इवेंट्स भी जो होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसका मतलब क्या होएगा कि ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम
बाय बी, तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और ये है 1 माइनस ऑफ सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी बाय बी, राइट। तो इसको अगर हम 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये होगा 2 बाय 3, और ये हाफ को 1 से करेंगे तो ये होगा हाफ। तो यहां पुट कर देते हैं फिर पी ए और पी बी डैश, इसका मतलब क्या आएगा 1 माइनस पी ए, और इसका मतलब क्या आएगा 1 माइनस पी बी। ये सारी वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस पी ए की वैल्यू मैंने 2 बाई 3 पुट करी है, और 1 माइनस पी बी की वैल्यू यानी कि पी ए डैश का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा ए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दें तो वो आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दें तो प्रोबेबिलिटी ना सॉल्व करने की यहां आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस टोटल में से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने वाली हम लोगों ने माइनस कर दी। चलिए यहां 2 बाई 3 और यहां आया 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाई 3 आ गया। ये क्या आया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसका किया? टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रॉब्लम ना सॉल्व हो वो हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी वो निकालो कि जिसमें एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होएगा कि या तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ए की, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड बी सॉल्व ना कर पाए, या अब यहां का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व कर पाए एंड बी ना सॉल्व कर पाए, या प्रोबेबिलिटी ए ना सॉल्व कर पाए बी सॉल्व कर पाए, राइट। तो ये मतलब बना कि एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। तो यहां इसको अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि ए और बी इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उनके डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऐसे कि ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब क्या बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए, और ये पी बी एज इट इज। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, पी ए और पी बी की वैल्यू जो गिवन है हमें सॉल्व करने के बाद आपके पास हाफ आंसर आ जाएगा कि ये वो प्रोबेबिलिटी है कि एक जना एग्जैक्टली सॉल्व कर देगा। जब दोनों साइमल्टेनियसली बैठे हैं सॉल्व करने के लिए तो एक सॉल्व करेगा एक नहीं करेगा, तो वो इसका ये मतलब है एग्जैक्टली सॉल्व करने का। चलिए अब इसके और पार्ट की ओर चलते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस 4 मार्क्स क्वेश्चंस। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को इंश्योर करती है, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को इंश्योर करती है, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 truck drivers. The probability of accidents is 0.01, 0.03 and 0.015 respectively. सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रक ड्राइवरों की एक्सीडेंट्स की है, कार की कम है और स्कूटर्स वगैरह की भी कम है। One of the insured persons meet with an accident. What is the probability that he is a truck driver? कहता है अगर इनमें से जितने भी उन्हें इंश्योरेंस करा 2000, 4000 और 6000, उनमें से एक जो है एक्सीडेंट उसका हो गया। अब वो बताओ जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें वो एक्सीडेंट होने वाला ट्रक ड्राइवर था, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मान लेते हैं 4 इवेंट्स, 3 इवेंट्स ऐसे E1, E2, E3 विद द इवेंट्स कि जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, E1 विद द इवेंट दैट बी अ स्कूटर ड्राइवर, E2 विद द इवेंट दैट विल बी द कार ड्राइवर एंड E3 विद द इवेंट जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है वो एक ट्रक ड्राइवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कि जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ वो एक स्कूटर ड्राइवर था, तो कितने स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ 2000 का, और टोटल कितने हैं
2000 प्लस 4000 प्लस 6000 टोटल करेंगे तो नीचे डिवाइड कर दीजिए, टोटल चांसेस। ये बात स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी ली है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। टोटल कितने हुए? 2 और 4 6 और 6 12। उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ये है। अब वो कह रहा है कि ऐसा इंश्योर पर्सन अगर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट हुआ पर्सन जो है वो एक ट्रक ड्राइवर था, ये आप बताइए। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया, ऐसी प्रोबेबिलिटी PE1 की। E1 क्या है? जो पर्सन इंश्योर्ड हुआ वो एक स्कूटर ड्राइवर था, यानी कि स्कूटर ड्राइवर के इंश्योरेंस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 इंश्योर्ड होने की। टोटल में से 2000, ठीक है, टोटल में से 4000। ये है प्रोबेबिलिटी कि जिसका इंश्योरेंस हुआ वो एक कार ड्राइवर था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। और ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जब इंश्योरेंस हुआ तो इंश्योरेंस, टोटल में से इंश्योरेंस होने की प्रोबेबिलिटी 6000 ट्रक ड्राइवर है, टोटल ड्राइवर कितने थे? 12000। तो 6000 बटा 1 तो 1/2, ये प्रोबेबिलिटी है उनके इंश्योरेंस होने की। अब चलते हैं जो हमें गिवन है। एक इवेंट मैंने और माना, 4 इवेंट माने हैं, 3 ये इवेंट्स और एक ऐसा इवेंट, ई बी द इवेंट दैट द पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, के ऐसा इवेंट जब किसी इन सभी में से 12000 में से ही मान लीजिए जब भी किसी का एक्सीडेंट हुआ वो हम लोग मान लेते हैं कि वो ई इवेंट है। हमने निकालना क्या है कि जिसका इवेंट हुआ वो एक ट्रक ड्राइवर था, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट दैट it will be a scooter driver। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट when it will be a कार ड्राइवर, तो प्रोबेबिलिटी की है, ये गिवन है हमें 0.03। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट when it will be a ट्रक ड्राइवर 0.15। ओके, ये सब हम लोगों ने निकाल लिया। ये इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी है और ये एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग बेस थ्योरम को यूज करते हैं। बेस थ्योरम में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 when accident happened। ओके, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो एक ट्रक ड्राइवर था, ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब इसमें न्यूमरेटर में हम लोगों ने क्या किया? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट when there will be a truck driver and this is the probability of the insurance of the truck driver। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और टोटल जो है उससे डिवाइड कर देंगे। Probability of accident when there can be a scooter driver and this is the insurance of the scooter driver। ये probability है इंश्योरेंस की। और यहां क्या है? Probability of accident when there will be a car driver and this is the probability of insurance of car driver। Third, this is the probability when accident हुआ and it may be a truck driver and this is the probability of insurance of truck driver। बस अब इनकी सभी की वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। ये है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये है इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी। किसकी? जिसकी हम लोग को निकालनी है, ट्रक ड्राइवर की। ये क्या है? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये है इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी। किसकी? स्कूटर की। ये है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये है इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी। किसकी? कार की। ये है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये है इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी ट्रक ड्राइवर की। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद 45/52 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास 4 मार्क्स का सैंपल पेपर में सेक्शन सी। ओके, तो ये मैंने आज आपको स्टार्ट करवा दिया है और कंप्लीट करवा दिया है। होप करता हूं कि आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इस सैंपल पेपर जो फर्स्ट है, जो कि पंजाब बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है, उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए होंगे। और इस वीडियो से आप 4 नंबर के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छी तरह से आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आई एम जस्ट कमिंग बैक टू बी विद योर सेकंड सैंपल पेपर एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।